वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें अब आपकी एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी थियरी समझना। और थियरी में क्या आता है कि भाई वक्र के समीकरण पर से अवकल समीकरण की रचना, यानी वक्र दिया है और उसका अवकल समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यानी जैसे आपके पास है रेखा का समीकरण और दीर्घवृत्त का, अति परवलय का, ऐसा कोई समीकरण दियो और उस पर से आपको वक्र का समीकरण के पर से उसके अवकल समीकरण की रचना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वक्र के समीकरण में जितने स्वैच्छर हो उतनी बार आपको अवकलन करके करो। क्या कहा, वक्र के समीकरण में जितने स्वैच्छर हो उतनी बार अवकलन करके स्वैच्छर से मुक्त अवकलन करना है और बाद में स्वैच्छर से मुक्त समीकरण को उस वक्र का अवकल समीकरण कहा जाता है। यानी जितने भी स्वैच्छर है उतनी बार आपको अवकलन करना है और उस स्वैच्छर को मुक्त करें, यानी लास्ट में जो अवकलन समीकरण आता है उसमें स्वैच्छर होने चाहिए नहीं, तो उससे उस वक्र का समीकरण आए। जैसे कि रेखा का समीकरण y बराबर mx, तो m अचर है तो एक ही अचर है, तो यानी आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है। लेकिन आपके पास जैसे x² + y² बराबर r² वृत्त है, तो एक ही अचर है, एक ही बार अवकलन करो, r हट जाना चाहिए। इसी तरह आपके पास दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² बराबर 1 है, तो दो अचर हो a और b, तो द्वितीय अवकलन तक गणना करनी, a भी हट जाना चाहिए। नहीं हटता तो वक्र का उपयोग करो, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव में का उपयोग करके आपको वक्र में पर से अवकलन समीकरण में स्वैच्छर को दूर कर देना है, ये कहना चाहता है। अब लो, वक्र के समीकरण में जितने स्वैच्छर होते हैं उतनी कोटि उसके अवकल समीकरण में होती है। यानी जैसे मैंने कहा कि रेखा y बराबर mx और पूछा गया इसके अवकल समीकरण की कोटि, तो अपने अवकल समीकरण ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही स्वैच्छर है तो उसकी कोटि है। इसी तरह दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² बराबर 1, दो स्वैच्छर है तो उसके अवकल समीकरण की कोटि, तो अवकल समीकरण ज्ञात करने की जरूरत, इसमें दो स्वैच्छर है तो उसकी कोटि 2 होगी। लेकिन एक विशिष्ट उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपके पास दिया है y बराबर c1 + c2 * sin x + e⁻x + c3 + cos c4 + c5 + x, इसकी कोटि कितनी होगी, इसके अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी। हमने कहा कि जितने स्वैच्छर है उतनी उसकी कोटि, तो यहाँ पे c1 c2 c3 c4 और c5 ये स्वैच्छर है, तो यहाँ पे c1 से लेकर c5, तो यानी यहाँ पे 5 स्वैच्छर है तो इसकी कोटि 5, ऐसा यहाँ पे नहीं कह सकते, थोड़ा सा विशेष। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो ये c1 + c2 है, तो ये दो स्वैच्छर हो गए होंगे, तो उसके लिए मैं नया स्वैच्छर दे देता हूँ c6, ये बन जाएगा y बराबर c6 sin x + e⁻x + c3 + cos, इसी तरह यहाँ पे c4 + c5 दो स्वैच्छरों का योग है, तो उसको नया स्वैच्छर दे दो x c7 + x। तो अब आपके पास जो वक्र का समीकरण और उसमें स्वैच्छरों की संख्या कितनी होगी, 1 2 और 3। तो इस वक्र के अवकल समीकरण की कोटि कितनी आएगी, 3। बराबर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपके ऑप्शन में 3 भी होगा और 5 भी होगा, तो आपका आंसर 5 आएगा नहीं। जब भी कोई समीकरण में वक्र के समीकरण स्वैच्छरों का गुणा दिया हो, स्वैच्छरों का भाग दिया हो, या तो स्वैच्छरों का योग घटाव दिया हो, तो उसके लिए नया स्वैच्छर मान लेना है, बराबर, तब जाके आपको उसकी कोटि निश्चित होगी। ये चलो नेक्स्ट, व्यापक हल। व्यापक हल किससे कहा जाता है कि स्वैच्छर युक्त वक्र के समीकरण को अवकल समीकरण का व्यापक हल कहा जाता है। जैसे कि आपके पास कोई भी सवाल दिया है कि भाई dy/dx = 0 है, यह अवकल समीकरण दिया है,
या तो dy बाई dx बराबर 1 दिया है। तो इसका व्यापकल या ढूंढोगे तो यहाँ पे आपके पास y बराबर x जैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? y बराबर x प्लस सी। ये कैसे मिला आगे आपको समझ में आएगा। ये dy बाई dx बराबर 1 है तो y बराबर x प्लस सी। ये जो स्वैच्छिक सी युक्त जो समीकरण है उसको क्या कहा जाता है? व्यापक हल कहा जाता है। यानी कोई भी अवकल समीकरण पर से स्वैच्छिक ये हल निकालना है वक्र का तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो ये समाकलन पर से y बराबर x प्लस सी आता है। एक स्वैच्छिक आया तो स्वैच्छिक युक्त हल को क्या कहा जाता है? व्यापक हल कहा जाता है। क्लियर? अब नोट जो आगे वाली एक्सरसाइज में जो लास्ट एमसीक्यू दिया हुआ अब यहाँ पे करें। अवकल समीकरण की जितनी कोटि क्या अवकल समीकरण की जितनी कोटि होती है उतने स्वैच्छिक व्यापक हल में आते हैं। तो देखो ये एक कोटि का अवकल समीकरण था तो आपके पास देखो उसके हल में एक ही स्वैच्छिक आया। कितना आया? एक। अब मान लो कि ये दो होते तो आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स तो दो कोटि है तो स्वैच्छिक दो आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसा बनता dy बाई dx बराबर x प्लस सी बनता। फिर से समाकलन करते हैं तो y बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के। देखो दो स्वैच्छिक हो गए सी और के। मैंने इसका समाकलन किया तो ये मिला, इसका समाकलन किया तो ये मिला। तो यहाँ पे सी और के दो स्वैच्छिक है। द्वितीय अवकलन था इसलिए आपके पास स्वैच्छिक कितने आ रहे हैं? 2 आ रहा है। यानी इन शॉर्ट अवकल समीकरण में जितनी कोटि होती है उतने उसके स्वैच्छिकों के व्यापक हल में आते हैं। तो आगे वाली एक्सरसाइज 9.2 में आपका जो एमसीक्यू था उसमें था कि 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में व्यापक हल में आते स्वैच्छिकों की संख्या। तो आंसर कितना आएगा? 4। क्लियर? अब है विशिष्ट हल। विशिष्ट हल तो स्वैच्छिक से मुक्त वक्र के समीकरण को उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहा जाता है। क्या कहा? स्वैच्छिक से मुक्त वक्र के समीकरण को उस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहा जाता है। यानी जिस वक्र के समीकरण में स्वैच्छिक न हो, जैसे ये सी था, ये सी न हो, ऐसे वक्र के समीकरण को क्या कहा जाता है? विशिष्ट हल कहा जाता है। अब नोट में पहला कितनी भी कोटि के अवकल समीकरण के कितनी भी कोटि के अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वैच्छिकों की संख्या हमेशा शून्य होती है। जो आगे की एक्सरसाइज में लास्ट एमसीक्यू पे था वे 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में आते स्वैच्छिकों की संख्या तो हमेशा जीरो। जब भी आपको विशिष्ट हल में स्वैच्छिकों की संख्या पूछे तो हमेशा क्या लिखनी है? जीरो। लेकिन व्यापक हल में पूछे तो जितनी कोटि उतना उसका आंसर लिखा जाए। क्लियर? सेकंड नोट विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए क्या विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए सवाल में y ऑफ a बराबर b प्रकार की शर्त होगी। कोई भी सवाल में आपको कहा जाए कि विशिष्ट हल ज्ञात करना है तब सवाल में ऐसी शर्त दी होगी y ऑफ a बराबर b। तो सबसे पहले व्यापक हल है। तो कोई भी सवाल होगा चाहे विशिष्ट हल ढूंढना हो तो सबसे पहले आपको व्यापक हल मिलेगा। जैसे कि मान लो कि व्यापक हल y बराबर x प्लस सी मिला और सवाल में शर्त दी है कि भी y ऑफ 1 बराबर 2 और इसका विशिष्ट हल। तो आप देखो आगे क्या करना है? व्यापक हल क्या है? व्यापक हल मान लो कि y बराबर x प्लस सी मिल गया, उसमें x बराबर है y बराबर, यानी ये जो कोष्ठक में वो क्या है? x की वैल्यू, सामने क्या है? y की वैल्यू। जैसे आपने ये y बराबर fx के साथ तुलना करो तो x की जगह पे क्या है? 1 और y की जगह पे क्या है? 2। अब इसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 तो 2 बराबर 1 प्लस c तो c बराबर कितना है? 1। अब आगे रखने पर स्वैच्छिक का मान मिलेगा, मिल गया, जिसे वापस रखने पर विशिष्ट हल यानी c बराबर 1 को व्यापक हल में रख दो तो y बराबर x प्लस 1 यानी ये क्या हो गया? स्वैच्छिक से मुक्त आपका आंसर आ गया, जिसे आप क्या कह सकते हैं? विशिष्ट हल कह सकते हैं। क्लियर? अब अपने इसकी एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। चलो अपने एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो प्रमाणित वक्र है वो समझ लो, क्योंकि सवाल में कभी कभी समीकरण की जगह पे वक्र का नाम लिखा है। फर्स्ट है अंतःखंड स्वरूप रेखा।
अंतःखंड स्वरूप लिखाएंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। क्लियर। वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां केंद्र 0 0 त्रिज्या r, h के केंद्र और r त्रिज्या वाला वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। परवलय जिसकी परवलय की अक्ष x अक्ष हो यानी y स्क्वायर बराबर 4x, यानी इसकी नाभिया x अक्ष पर, y अक्ष यानी परवलय की अक्ष y यानी जिसकी नाभिया y अक्ष पर हो तो x स्क्वायर बराबर 4by। दीर्घवृत्त नाभिया कोई भी अक्ष हो, x अक्ष पर हो कि y अक्ष पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह अति परवलय x अक्ष पर हो या y अक्ष पर, समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये x अक्ष पर का है, y अक्ष पर का है तो सामने -1 लेना है। क्या y अक्ष पर का अति परवलय हो तो सामने +1 की जगह पे क्या लेने का, -1 लेने का। m भाग और मूल बिंदु में से गुजरती रेखा, और मूल बिंदु में से गुजरती और m ढाल वाली रेखा y बराबर mx, और रेखा का व्यापक समीकरण या तो रेखा का कार्टेशियन समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, या तो y बराबर mx प्लस c, या तो y बराबर mx प्लस c फॉर्म है। क्लियर। तो कभी कभी सवालों में ऐसे डायरेक्ट फॉर्म लिखे और उसका अवकल समीकरण, जैसे पहला ही सवाल आपके पास है और तो यहाँ पे और अंतःखंड स्वरूप रेखा के सवाल में डायरेक्ट लिखे ये समीकरण ना दे और अंतःखंड स्वरूप रेखा का अवकल समीकरण प्राप्त करें, तो आपको रेखा का समीकरण याद होना चाहिए। अब देखो सवाल में क्या कहा, 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वैच्छिक a तथा b को विलुप्त करते हुए यानी दूर करके हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करना, यानी वक्र पर से अवकल समीकरण की रचना। तो यहाँ पे दो स्वैच्छिक है तो आपको तृतीय अवकल तक गणना करनी होगी। देखो फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1, ये तो अचर है, ये b अचर है तो 1 अपॉन b है, y का डेरिवेटिव y बराबर 1 का 0 और 1 अपॉन a सामने जाएगा तो y1 अपॉन b बराबर -1 अपॉन a, अब b भी सामने चला जाएगा तो y1 इक्वल टू -b अपॉन, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब सेकंड डेरिवेटिव y2 सामने पूरा चला क्या आ गया 0, इसका आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया है, सेकंड में दिया है y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कोष्टक पहले छोड़ देता हूँ, तो y स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए और बी दो स्वैच्छिक द्वितीय अवकलन तक गणना करनी पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 1। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, ये तो अचर है इसलिए 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर का, तो ए अचर एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2ax, दोनों तरफ से 2 चला गया तो आपके पास बना यहाँ पे y बराबर -ax, ये इक्वेशन नंबर। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में y दो पद है गुणाकारी y अचर y1 का डेरिवेटिव y2 और y1 अचर y का डेरिवेटिव y, सामने -x का कितना आएगा माइनस। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्वैच्छिक अचर दूर नहीं हुआ तो दूर करना है, इस -1 को सीधा कहाँ रख दो, दो में को, दो में रखने पर y1 बराबर -a का मूल्य x इंटू y2 प्लस ये y1 यानी y1 स्क्वायर, इसको सामने ले जाओ या ना ले जाओ चलता है, तो x इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1 बराबर 0। तो ये इस वक्र का अवकल समीकरण है। चलो अब अपने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है y बराबर
ए ई रेज टू 3x प्लस बी ई रेज टू माइनस 2x। तो यहाँ पे भी दो स्वैच्छिक है ए और बी, तो जिसको नंबर 1 कहते हैं। तो y का डेरिवेटिव y, ये e रेज टू 3x का e रेज टू 3x इंटू 3, b e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस। तो y1 बराबर 3a e रेज टू 3x माइनस 2b e रेज टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर। अब सेकेंड डेरिवेटिव की दो स्वैच्छिक है, तो y1 का डेरिवेटिव y2 3a e रेज टू 3x इंटू 3 माइनस 2b e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2 इंटू माइनस 2। देयरफॉर अब मैं इनका गुणा नहीं कर, ऐसे लिखता हूँ 3 इंटू 3a e रेज टू 3x, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2b e रेज टू माइनस 2, ये हटानी a और b। अब देखो a और b हटाना है, तो देखो 3a यहाँ से 2b, यानी समीकरण 2 का यूज करते हैं। तो y2 बराबर 3 इंटू 3a e रेज टू, ये सामने चला जाएगा, तो y1 प्लस 2b e रेज टू माइनस प्लस 2 इंटू इसका मूल्य, तो ये दोनों को अदला बदली की जाएगी, तो यानी आपके पास 3a e रेज टू 3x माइनस y1 यानी 2%। अब कोष्ठक छोड़ेंगे, तो y2 बराबर 3y1 3 दूनी 6 6b e रेज टू माइनस 12 3 दूनी 6 6a e रेज टू 3x माइनस 2y1। तो y2 बराबर 3y1 माइनस 2y1, तो y1 अब ये दोनों में से 6 कॉमन, तो प्लस 6 इंटू पहले a वाला पद लेता हूँ फिर b वाला पद, a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू माइनस 2। तो ये देखो आपका समीकरण 1, यानी y2 बराबर y1 प्लस 6y 8%। इस वक्र का अवकल समीकरण आपके पास आ गया y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 6y। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, ये थर्ड क्वेश्चन, आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये है y इक्वल e रेज टू 2x a प्लस bx, ये इक्वेशन नंबर 1। a और b दो स्वैच्छिक है, तो द्वितीय अवकलन का गणना होगी। चलो y का डेरिवेटिव y e रेज टू 2x अचर a प्लस bx का, a का 0 bx का b प्लस अब a प्लस bx अचर e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 2। अब यहाँ पे देखो ये आपके सवाल का y है, तो y रखें, तो y1 बराबर b e रेज टू 2x प्लस ये 2 है और ये y 1%। ये 2y लेफ्ट साइड है, तो y1 माइनस 2y बराबर b e रेज टू 2। अभी भी एक अचर है। अब सेकंड डेरिवेटिव करो, y1 का डेरिवेटिव y2 2y का डेरिवेटिव y1 b e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 2 हटाने। अब समीकरण 2 का मूल्य यहाँ रख दो, तो y2 माइनस 2y1 ये 2 y1 माइनस 2y 2%, यानी y2 माइनस 2y1 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4y। ये y2 इस तरफ आया तो माइनस 2y1 माइनस 2y1 माइनस 4y1 प्लस 4y बराबर 0। ये समीकरण 1 का अवकल समीकरण है। चलो अब पांचवा क्वेश्चन देखो, इसमें पांचवें में क्या है, y इक्वल टू e रेज टू x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। देखो ये इक्वेशन नंबर 1, दो स्वैच्छिक चर है तो द्वितीय अवकलन कर। चलो y का डेरिवेटिव y e रेज टू x अचर a cos x का
माइनस ए साइन एक्स, बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स प्लस, अब ये पद ऐसे भी रहेगा और ई रेश टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेश टू एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन, यानी ये क्या हो गया y नंबर 1 का यूज किया तो y1 बराबर ई रेश टू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस y 1%, ये y इस तरफ आ गया तो y1 माइनस y बराबर ई रेश टू एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको नंबर 2 कहें। और फिर से डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव y2, y का डेरिवेटिव y1, चलो ई रेश टू एक्स सच माइनस ए साइन एक्स का तो माइनस ए साइन एक्स का कॉस बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स और प्लस, अब ये क्वेश्चन कैसे लिख, और ई रेश टू एक्स का ई रेश टू एक्स होगा ई रेश टू एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो समीकरण 2 पर से ये वैल्यू रख देंगे और यहाँ दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, तो y2 माइनस y1 बराबर माइनस कॉमन ई रेश टू एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स और प्लस ये समीकरण 2 पर से y1 माइनस y हमने यूज किया 2 पर से। अब देखो ये जो आ गया ये आपके समीकरण 1 पर से क्या है y है तो y रख देंगे, तो आपके पास y2 माइनस y बराबर ये y है तो माइनस y माइनस प्लस y1 माइनस प्लस y1 माइनस, तो y2 ये प्लस y1 लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस y1, तो माइनस y1 माइनस y माइनस 2y माइनस y माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड आया तो प्लस 2y बराबर 0, यानी इस वक्र का अवकल समीकरण y2 माइनस 2y1 प्लस 2y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा है, वह x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें, यानी कोई भी वृत्त क्या कहा है y अक्ष को मूल बिंदु के आगे करो क्या करता है स्पर्श करता है, तो देखो आप ये x अक्ष y तो y अक्ष को मूल बिंदु के आगे स्पर्श करने वाला है वृत्त खींचा, तो जिसका केंद्र हमेशा कहाँ होगा x अक्ष पर, तो x अक्ष पर एक केंद्र होगा c, यहाँ पे भी c प्लस दिशा माइनस, तो देखो ये कितना होगा x निर्देशांक केंद्र का h, लेकिन ये कितना होगा केंद्र क्या होगा r बराबर यहाँ पे केंद्र का y निर्देशांक, यानी वृत्त x y अक्ष को मूल बिंदु के आगे स्पर्श करता है r बराबर मोड ऑफ केंद्र का x निर्देशांक, क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पे आपके पास केंद्र क्या होगा इस तरफ r0 और माइनस r0, तो देयरफॉर केंद्र c प्लस और माइनस r, 0 एंड त्रिज्या बराबर r, तो देयरफॉर वृत्त का समीकरण x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस t का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर पर से, अब ये वैल्यू रखो तो आपके पास आएगा x प्लस और माइनस r का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, कि k बराबर क्या है g, तो एक स्क्वायर बचा r, अब इसका विस्तार कर दो ये क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस और माइनस 2xr प्लस r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस और माइनस 2xr प्लस y स्क्वायर बराबर g, यानी एक ही स्क्वायर चर है आपको एक ही बार अवकलन करना है। चलो x स्क्वायर का 2x प्लस और माइनस 2xr का 2r का चला इसका 1 तो प्लस और माइनस 2r, y स्क्वायर का 2y y1 बराबर g, समीकरण को अपने पास देखो यहाँ पे प्लस और माइनस 2r की वैल्यू रख देंगे, तो प्लस और माइनस 2r बराबर ये सामने चला गया तो माइनस 2x माइनस 2y
वाई, क्योंकि आपको आर हटाना है। तो प्लस और माइनस 2r बराबर माइनस 2x माइनस 2y। तो therefore 1 implies x स्क्वायर प्लस और माइनस 2x, x तो है यहाँ पे x तो है, यानी इसको चलो अब अपने क्या करते हैं x से गुणा करते हैं इसको पहले। प्लस और माइनस 2r बराबर माइनस 2x माइनस 2y बराबर x से गुणा कर दिया तो प्लस और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x y। अब 1 पर से x स्क्वायर प्लस और माइनस 2x यानी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x y और प्लस y स्क्वायर बराबर g। ये अपने पास 2 है, यानी 1 एंड 2 पर से हमने कह दिया। तो देखो ये y स्क्वायर पहले लिख दो, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यानी कि हमने माइनस x स्क्वायर, ये माइनस को सामने लिख दिया तो 2xy y 1, ये इसका आंसर आ गया। ये चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में आपके पास दिया ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और जिनका अक्ष y अक्ष की धन दिशा में है। यानी आपके पास परवलय y अक्ष की धन दिशा में दिया है, यानी ऐसा। इसका व्यापक समीकरण अपने जानते हैं क्या होता है, x स्क्वायर बराबर 4by। तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4bx, x स्क्वायर बराबर 4by। अब यहाँ पे एक ही स्क्वायर अच्छा है तो एक ही बार अवकलन करना होगा। देखो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 4by का 4b चल y का y, तो 4by का y 1। अब यहाँ पे b हटाना है, देखो 4b का मूल्य x स्क्वायर अपॉन y होगा, यहाँ पे 2x बराबर ये 4b का मूल्य x स्क्वायर अपॉन y 1 तो दोनों तरफ से एक x कट जाएगा तो 2 इज इक्वल टू x y1 अपॉन y, ये y सामने गया तो x y1 बराबर 2y, ये इसका आंसर है। आठवां क्वेश्चन में आपको कहा ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु। अब नाभियां y अक्ष पे और b ग्रेटर देन a, लेकिन अपने यहाँ पे a b तो स्वैच्छिक है, इसका समीकरण आपके पास कैसा आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे दो स्वैच्छिक है तो द्वितीय अवकलन तक की गणना होगी। चलो फर्स्ट x स्क्वायर का 2x अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर का 2y y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 का 0, ये सामने चला जाएगा। 2x अपॉन a स्क्वायर बराबर ये सामने ले लो 2y y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर माइनस 2x अपॉन a स्क्वायर, दोनों तरफ से 2 चला गया तो वहाँ y1 बराबर ये b स्क्वायर सामने तो माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू x, ये समीकरण नंबर। अब फिर से डेरिवेटिव y y1, तो y अचर y1 का डेरिवेटिव कितना होगा y2 प्लस अब y1 अचर y का डेरिवेटिव y1 सामने माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू ये अचर x का होगा इज इक्वल टू में माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अभी भी नहीं हटा तो सीधा इसको यहाँ 2 में रखना को 2 में रखने पर ये बनेगा y1 बराबर और इसकी वैल्यू रखी x इंटू ये y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर, इसको सामने ले जाओ तो आपके पास बनेगा x इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर, ये सामने गया माइनस y1 बराबर 0, ये आपका आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए
जिनकी नाभियाँ x अक्ष पर है तथा केंद्र मूल बिंदु है। अब अतिपरवलय का समीकरण है, तो अतिपरवलय और नाभियाँ कहाँ पे, x अक्ष पे, तो इसका आपके पास समीकरण क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर है। यदि इसकी नाभियाँ y अक्ष पर होती तो यहाँ पे -1 लेना होगा। अब यहाँ पे दो सहचर है, तो द्वितीय अवकलन का गणना करो। चलो x² का 2x अपॉन a² b² अचल y² का 2y y1 का 0, ये सामने चला जाएगा, तो 2x अपॉन a² बराबर 2y y1 अपॉन b, ये दोनों कट गए, ये b² सामने चला जाएगा, तो क्या होगा y1 बराबर b² अपॉन a² इंटू x नंबर 1। चलो अब फिर से डेरिवेटिव y अचल y1 का y2, अब y1 अचल y का डेरिवेटिव y, b² अपॉन a² अचल x का होगा, तो b² अपॉन a² नहीं हटा, तो इसको सीधा समीकरण 1 में रख दो, को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या आपके पास y1 बराबर x y1 x b² अपॉन a² का मूल्य रखा, तो y2 प्लस y1 यानी y1 का स्क्वायर। अब ये सामने ले चलो, तो x इंटू y2 प्लस y1 स्क्वायर माइनस y1 बराबर 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 10 में देखो क्या कहा है, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर हो और जिसकी त्रिज्या 3 है। यानी वृत्त का समीकरण ज्ञात करा, अवकल समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर और त्रिज्या 3 है। देखो ये अपने पास y अक्ष पर का एक वृत्त है, कहीं पे भी हो सकता है, x अक्ष y अक्ष, तो केंद्र y अक्ष पर है, इसी 0 के, क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और इसकी त्रिज्या कितनी है 3, और यहाँ पर आपके पास pxy, तो अपने वृत्त का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से भी आप गणना कर सकते हो। तो चलो ये आपके पास h के केंद्र तथा r त्रिज्या वाला वृत्त x माइनस x² प्लस y माइनस a² बराबर r²। तो अपने पास केंद्र 0 की h बराबर 0 और r बराबर कितना है 3, ये आपके पास r का मान x माइनस 0 का स्क्वायर यानी कितना हो गया x² प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर r² 3 का स्क्वायर, विस्तार कर दो, x² प्लस y² माइनस 2ky प्लस k² बराबर 3 का स्क्वायर। अब माइनस 2ky और k² 3² सामने ले चलो, x² प्लस y² बराबर 2ky प्लस 9 माइनस k² बराबर 1। अब इसका डेरिवेटिव करें, चलो x² का आपके पास डेरिवेटिव कितना होगा 2x, y² का कितना होगा 2y y1, और सामने 2ky का कितना होगा 2ky y1, ओके 9 का 0 k का 0, क्लियर। अब यहाँ से आपको k हटाना, k चौथा k हटाना, k नहीं हट पा रहा है, तो देखो अपने k का मान ढूंढ लेते हैं। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड किया तो x प्लस y1 बराबर k बराबर, ये सामने चला जाएगा, चलो k का मूल्य ढूंढ लेते हैं, k बराबर x प्लस y1 बटे y। अब इसको अपने इसको अपने एक कह, इसको 1 कहें, इसमें अपने k का मान रखें और एक ही जगह पे, जबकि यहाँ पे 2 जगह पे, तो इसी एक में रख दो, तो 1 इक्वल्स x² प्लस y माइनस k x प्लस y
y1 अपॉन y1 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर यानी 9। अब यहाँ पे रस आ गया तो x स्क्वायर प्लस y1 माइनस x माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x y1 कर दिया। अब इसका स्क्वायर है तो माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर 9। अब इसको y1 स्क्वायर से गुणा कर दिया तो x स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 9y1 स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्लियर? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में दिया है। चलो, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर दिया है c1 e रेज़ टू x प्लस c2 e रेज़ टू माइनस x है। क्लियर? चलो, यहाँ पे दो स्वैच्छिक द्वितीय अवकलन का गणना करनी होगी। नंबर 1 और y का डेरिवेटिव y c1 अच्छा e रेज़ टू x का e रेज़ टू x प्लस c2 e रेज़ टू माइनस x का e रेज़ टू माइनस x इनटू माइनस। देयरफॉर y1 बराबर c1 e रेज़ टू x माइनस c2 e रेज़ टू माइनस x। इसका आपने फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो y1 का y2 c1 e रेज़ टू x का e रेज़ टू x माइनस c2 e रेज़ टू माइनस x का e रेज़ टू माइनस x इनटू माइनस माइनस प्लस y2 बराबर c1 e रेज़ टू x प्लस c2 e रेज़ टू माइनस x। ये कौन आएगा? समीकरण 1 तो y आएगा तो y2 बराबर y। अब देखो यानी 1% में वैल्यू रखनी है तो अब आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो रहा है? y2 बराबर y, यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो b आंसर बनेगा। y2 यानी b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर y सर माइनस y बराबर 0, तो यानी आपका आंसर बना बी ऑप्शन। चलो, 12वां क्वेश्चन जो है आपके पास, बारहवें क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x। अब ये किसका हल है ये पूछा है तो यहाँ पे आपके पास अभी तक जो गणना की वैसे आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन में वैल्यू रख रख के चेक करना है तो y बराबर x। अब सब में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकेंड डेरिवेटिव भी है वो भी चेक कर लेते, पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो dy बाय dx बराबर 1, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर बराबर 0, ये 2 और ये 3। तो 1, 2 और 3 की वैल्यू सारे विकल्प की लेफ्ट हैंड साइड में रख के RHS जो आता है वही आपका आंसर आएगा। बराबर 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प के LHS में रखने पर तो देखो यहाँ पे पहला ए ऑप्शन है। LHS दी आपके पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई, तो बराबर में x आता है कि नहीं आता है वो चेक करना। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये तो 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स कितना है 1 और प्लस एक्स वाई बराबर एक्स इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 नॉट इक्वल टू आर है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन LHS में दिया है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स है कि नहीं। वैल्यू रखो ये 0 ये प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स 1 और प्लस एक्स वाई बराबर डी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो सामने दिया है आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू RHS। चलो सी ऑप्शन LHS दिया है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई, वैल्यू रखो ये 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स कितना है 1
प्लस एक्स, वाई बराबर एक्स यानी एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये क्या है? RHS। तो आपका आंसर निश्चित हो गया। तो आंसर क्या आएगा? सी। तो डी चेक करने की जरूरत नहीं, पर ये मैंने यहाँ पे गणना बताई, आप ओरली फटाफट चेक कर सकते हो एमसीक्यू में। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।